नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो काम करना आपको पसंद है, जब उस काम को करते हैं आप तो फुल्ली डिवोट होके आप उस काम को करते हैं। क्लियर? आपका पूरा फोकस उस काम पे होता है। लेकिन वो काम जो आपको पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, तो वो काम आप जो है फुल्ली डिवोट होके काम नहीं करते हो। अच्छा परफॉर्मेंस उसमें आप नहीं देते हो और आप उससे नेगेटिव भी होते हो, यानी कि आप उसके लिए नेगेटिव फीडबैक रखते हो। वहीं पर जो काम आपको पसंद है उसके लिए आप पॉजिटिव बात करोगे। क्लियर? तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। बहुत सारे ऐसे आपको एम्प्लॉइज़ देखने को मिलेंगे जो अपने कलीग का, अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने जॉब को लेकर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होंगे जो अपनी जॉब को लेकर खुश होते हैं, अपने कलीग्स के बारे में अच्छे से बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करते हैं। तो जब कोई एम्प्लॉय इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने जॉब से, अपने कलीग से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, तो उसी को एम्प्लॉय एंगेजमेंट कहते हैं। एम्प्लॉय एंगेज्ड है अपने काम को लेकर, अपने कलीग से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर? एंगेज्ड है, वो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट वहां पर उसको मिल रहा है, वो अपने जॉब को पसंद करता है, अपने कलीग्स के साथ काम करना पसंद करता है और ऑर्गेनाइजेशन भी उस जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है एम्प्लॉय को, तो इसलिए एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्टेड फील करता है, उसको पूरी एक फैमिली की तरह वो ऑर्गेनाइजेशन उसको लगने लगती है। क्लियर? तो कोई एम्प्लॉय एंगेज्ड है कि नहीं है, ये आप कैसे पता कर सकते हो कि पैशन, कमिटमेंट और वर्क को लेकर क्या एंथुसियाज्म है एम्प्लॉय का, इससे जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कोई एम्प्लॉय एंगेज्ड है कि नहीं है अपनी जॉब को लेकर। क्लियर? बहुत सारे ऐसे आपको जो है एम्प्लॉइज देखने को मिलेंगे जो सुबह चले जाते हैं लेकिन दिन भर का कोई काम ही नहीं करते हैं, कोई वो काम ही नहीं करते हैं, किसी से बात ही नहीं करेंगे, अकेले बैठे हुए हैं, अपना चाय पानी नाश्ता किया, लंच किया, ब्रेक किया और फिर वापस चले गए। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज आपको देखने को मिलेंगे जो प्रॉपर सुबह पहुंचते हैं, टाइम से पहुंचते हैं और पूरा अपने वर्क पे परफॉर्म करते हैं, वर्क को करते हैं, वर्क से एंगेज होते हैं, कलीग से अच्छे से बात करते हैं, कमिटेड होते हैं अपने काम को लेकर। क्लियर? तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेज्ड है अपने काम में या फिर एम्प्लॉय एंगेज नहीं है अपने काम में, एम्प्लॉय अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर रहा है या फिर एम्प्लॉय अच्छे से अपने काम को परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि कोई एम्प्लॉय एंगेज्ड है कि नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर एम्प्लॉय अपने काम को लेकर एंगेज्ड है तो फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो एम्प्लॉय अपने काम को लेकर एंगेज होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जो एम्प्लॉय अपने काम को लेकर एंगेज नहीं होगा वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन ये तो चाहेगी ना कि एम्प्लॉय उसका अच्छा परफॉर्म करे, जिससे एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड नर्चरिंग ए वर्किंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसको नर्चर करना जहां पर एम्प्लॉय बेस्ट फील करे और वो अपने जॉब को हाई स्टैंडर्ड के साथ परफॉर्म करने में सक्षम हो, एबल हो। क्लियर? तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड नर्चरिंग ए वर्किंग एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉय फील बेस्ट एबल टू परफॉर्म देयर जॉब एट अ हाई स्टैंडर्ड। तो एम्प्लॉय को एंगेज करने का काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। क्लियर? कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पर एम्प्लॉय कंफर्टेबल फील करे, एम्प्लॉय इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने जॉब से रिलेटेड फील करे, अपने कलीग से रिलेटेड फील करे, उसका जो भी बॉस है, उसका जो भी सुपीरियर्स है, जो भी सबॉर्डिनेट्स है, जो भी उसके कलीग्स हैं, उनसे वो कनेक्टेड फील करे, एक फैमिली वाली फीलिंग आए और ऑर्गेनाइजेशन से भी वो रिलेटेड फील करे। तो इस तरीके का वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट जब क्रिएट होगा तो एम्प्लॉय अपने आप को इमोशनली और साइकोलॉजिकली कनेक्टेड फील करेगा जॉब से, वर्क से और कलीग से, और वो फिर अच्छा परफॉर्म करेगा, हाई स्टैंडर्ड के साथ जो है वो परफॉर्मेंस देगा, अपने जॉब को परफॉर्म करेगा। क्लियर? तो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए एम्प्लॉय को एंगेज किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं? जैसे कि प्रोवाइड ऑटोनोमी, प्रोवाइड ऑटोनोमी यानी कि एम्प्लॉय को एम्पावर करिए। जैसे आपने जो है किसी एम्प्लॉय को कोई टास्क दिया, अब उस टास्क से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग करने हैं वो भी उसको पावर दीजिए कि वो उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सके। आपने उसको टास्क तो दे दिया लेकिन उसको पावर नहीं दी। आप जो है कोई तो उसको पहले इरिटेट करता है एम्प्लॉय को, तो और एम्प्लॉय के अंदर एम्पावरमेंट वाली फीलिंग नहीं आती है। तो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करिए एम्प्लॉय को, चैलेंजिंग वर्क प्रोवाइड करिए एम्प्लॉय को, लीडरशिप, एक अच्छा लीडरशिप उसको प्रोवाइड करिए, उस एम्प्लॉय का जो भी बॉस है वो अच्छा लीडर हो। क्लियर? तो ये प्रोवाइड करने से एम्प्लॉय एंगेज फील करेगा। प्रोवाइड फीडबैक, जो भी टास्क आपने दिया, जो भी काम उसको दिया है उसका फीडबैक उसको प्रोवाइड करिए और साथ ही साथ कम्युनिकेट प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, वर्क कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसको भी कम्युनिकेट करिए। कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय को हर चीज से
से इन्फॉर्म्ड रखिए, एम्प्लॉयी को हर चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए, उसको फ़ील होगा कि हाँ, ऑर्गेनाइज़ेशन जो भी काम कर रही है वो हमें बता रही है, यानी कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे रही है, क्लियर? तो कीप एम्प्लॉइज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट कंपनी गोल्स, चैलेंजेस, डिसीजंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें चल रही है उसके बारे में एम्प्लॉयी को खबर होनी चाहिए, इससे वो कनेक्टेड फ़ील करेगा। अगर पता चला ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिसीजन मेकिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिसीजन ले लिया, एम्प्लॉयी को पता ही नहीं है, तो एम्प्लॉयी शॉक है, अरे ये कब हुआ? ऑर्गेनाइजेशन तो हमें बताया ही नहीं, ठीक है? तो इससे जो है एक नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। लेकिन जब आप सभी एम्प्लॉइज़ को कम्युनिकेट करते रहोगे, प्रॉपर्ली उनको फीडबैक दोगे, तो वो कनेक्टेड फील करेंगे कि हाँ, एम्प्लॉयी को कंसीडर किया जाता है। नर्चर हाई क्वालिटी रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज़, इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसा कि हमने बताया कि कलीग्स के साथ भी जो है रिलेटेड फील होना चाहिए। तो एक कम्युनिटी बिल्ड करिए। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम्युनिटी बिल्ड करे। ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे। जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है कि वहाँ पर एनुअल फंक्शन होते हैं, ठीक है? या फिर फेयरवेल पार्टी हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, मिलकर काम करते हैं, मिलके डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो कंपनी के इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करिए, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करिए, क्लियर? सेलिब्रेट माइलस्टोन को सेलिब्रेट करिए, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में एक स्टेज पूरा हो गया, तो उसको सेलिब्रेट करिए अपने सभी एम्प्लॉइज़ के साथ। तो इससे सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग का जो है फीलिंग आता है एम्प्लॉयी के अंदर। क्लियर? किस एम्प्लॉयी को लगता है कि हाँ, ये सब मेरी एक फैमिली है और इनके साथ मिलकर हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, क्लियर? मोटिवेट एंड इंस्पायर टू अनफोल्ड देयर टैलेंट एंड पोटेंशियल। जैसा कि हमने कहा कि एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट होते हैं जो कि एम्प्लॉय को खुद भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में लीडरशिप एक अच्छी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है और एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होता है कि वो जो है, जो भी उनका टैलेंट है, उसको अनफोल्ड करें, उसको जानें और उसका इस्तेमाल करें, क्लियर? ऑफर करियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को ये ज़रूरी है कि वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे एम्प्लॉय को कि वो अपना करियर ग्रो कर सके। उसके लिए डिफरेंट लर्निंग और मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए एम्प्लॉय के लिए, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, कोई नया जैसे एआई आ गया है तो एआई की ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दे। तो इससे एम्प्लॉय को फील आएगा कि हाँ, मेरे करियर के लिए, मेरे करियर ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काम कर रही है। तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा और वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म भी करेगा, क्लियर? उसका करियर भी जो है वो ग्रोथ होगा। उसको लगेगा ना कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलता है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील करेगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए जो एम्प्लॉयी है उसको एंगेज किया जा सकता है। एम्प्लॉयी को इमोशनली, मेंटली ऑर्गेनाइजेशन से, जॉब से और कलीग से रिलेटेड कनेक्टेड फील करवाया जा सकता है, क्लियर? एक जिंजर मॉडल होता है जो कि भी हम डिस्कस करेंगे। जिंजर मॉडल है जहाँ पर जिंजर ने जो है एम्प्लॉयी एंगेजमेंट के लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताए थे, क्लियर? इसके अलावा एम्प्लॉयी के वेल-बीइंग और रिकॉग्निशन पर भी फोकस करना चाहिए। भाई, आप एम्प्लॉयी से खाली काम ही काम थोड़ी करवा सकते हो। जैसे कि कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आपने जो है डिफरेंट इवेंट्स करवा दिए, उसके करियर को ग्रो करने के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉय के लिए आपने वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा दिया। इसी तरीके से उसके हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो उसके हेल्थ पे भी ध्यान दे। इम्प्लीमेंट वेलनेस प्रोग्राम, सपोर्ट एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू डेडिकेटेड प्रोग्राम लाइक योगा सेशन, फ्री मेडिकल चेकअप, प्रॉपर ब्रेक, यानी कि टाइमली ब्रेक दिया जाए उनको काम में, जिससे कि वो अपने फिर से रीगेन करें एनर्जी को और जो है वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो वेलनेस प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहिए कि वो वैकेशंस पे जाएं, अपनी फैमिली के साथ भी समय व्यतीत करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर फैमिली में डिस्प्यूट है तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फैमिली सपोर्टेड है, फैमिली में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, फैमिली खुश है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय भी अच्छे से काम कर पाएगा, क्लियर? तो वर्क लाइफ बैलेंस को भी प्रमोट करना चाहिए जो है ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉय को वहाँ पर आप एक्नॉलेज करिए, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिए, उसको रिवॉर्ड करिए, चाहे मॉनेटरी टर्म्स में, चाहे नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। जो भी एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको जो है वहाँ पर रिकॉग्नाइज करिए, उसको रिवॉर्ड्स दीजिए। इससे भी एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेटेड फील करेगा और उसको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मेरे काम की इज्जत हो रही है, तो वो भी अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा। फॉस्टर साइकोलॉजिकल सेफ्टी। बहुत बार होता है कि हम लोग रहते तो हैं परिवार में, लेकिन हमें डर लगता है कि हम बोल देंगे तो हमें डांट पड़ेगी, क्लियर? इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि एम्प्लॉय सही से काम तो कर रहा है, एम्प्लॉय को ये फील आता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ध्यान दे रही है, लेकिन एम्प्लॉइज जो है खुल के अपनी सारी बातों को, अपने सजेशंस को नहीं दे पाता है। तो ऐसे में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर एम्प्लॉय सेफ फील करें कि वो कुछ भी बोल सकता है, उसको वो उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो कोई भी गलती भी कर सकता है, उसके लिए कोई पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। तो एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाला इन्वायरमेंट भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर क्रिएट करना चाहिए कि जिससे कि एम्प्लॉय के अंदर ये डर ना रहे कि अरे कहीं मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा, कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, मेरे अगेंस्ट कोई मुझे सस्पेंड ना कर दिया जाए, मुझे
ऑर्गेनाइजेशन से निकाल ना दिया जाए, ये डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक जो है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉयी फ्री हो, वो आसानी से कोई भी कोई चीज़ बोल सके, कोई भी गलती कर सके, पॉजिटिव गलती कर सके, ऐसा नहीं जानबूझ के गलती कर सके। गलती से गलती हो गई तो वो उसके लिए डरे ना। क्लियर? तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके ज़रिए एम्प्लॉयी को एंगेज किया जा सकता है, एम्प्लॉयी को इमोशनली और साइकोलॉजिकली कनेक्टेड फ़ील करवाया जा सकता है कि वो जॉब से, वो कलीग से, वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। क्लियर? और इसकी वजह से क्या होगा? वो बेटर परफ़ॉर्म करेगा। तो अगर हम बात कर लें बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि एम्प्लॉयी एंगेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहला हायर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। एंगेज्ड एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव एंड डेडिकेटेड टू देयर टास्क। जो एम्प्लॉई एंगेज्ड होगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा वो जो है अच्छे से परफ़ॉर्म करेगा और अपने टास्क को लेकर डेडिकेटेड होगा। इंक्रीज़ प्रॉफिटेबिलिटी, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब एम्प्लॉयी अच्छे से परफ़ॉर्म करेगा, एम्प्लॉयी की प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो ऑर्गेनाइज़ेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। कंपनीज़ विथ एंगेज्ड एम्प्लॉयी ऑफन सी हायर नेट प्रॉफिट, मार्जिन एंड शेयर होल्डर रिटर्न्स। क्लियर? नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कस्टमर सैटिस्फैक्शन। अब अगर एम्प्लॉयी जो है एंगेज्ड है, अपने काम को पसंद कर रहा है, तो जो भी कस्टमर्स आएँगे, उनसे भी जो है वो अच्छे से बात करेगा। उनसे भी जो है वो उनको भी जो है वो बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा और ओवरऑल क्या होगा कि कस्टमर सैटिस्फाई होगा। क्लियर? अब एम्प्लॉयी पहले से ही नेगेटिव में है, एम्प्लॉयी पहले से ही गुस्से में है, कोई कस्टमर आता है तो एम्प्लॉयी उसके साथ अच्छे से बिहेव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बल्कि एम्प्लॉयी खुद ही कस्टमर को बोलेगा कि भाई ये कंपनी बेकार है, तुम कहीं और जाओ। क्लियर? तो अगर एम्प्लॉयी एंगेज्ड है तो कस्टमर भी क्या होगा? सैटिस्फाई होगा। एनहांस्ड रिटेंशन यानी कि आपका एम्प्लॉयी अगर एंगेज्ड है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयी एंगेज्ड है, तो एम्प्लॉयी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो ऑटोमैटिकली एम्प्लॉयी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम करता रहेगा, वो छोड़ के आपका ऑर्गेनाइजेशन जाएगा नहीं। तो आपको रिटेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एम्प्लॉयी को एंगेज करके रख सकते हो। तो इट कंट्रीब्यूट्स टू हायर एम्प्लॉयी लॉयल्टी एंड रिटेंशन व्हिच मिनिमाइज टर्नओवर कॉस्ट। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रोक के रखना। तो एम्प्लॉयी को अगर आपने एंगेज करके रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयी को एंगेज करके रखा है, तो एम्प्लॉयी ऑटोमैटिक जो है वो खुद ही रिटेन रहेगा, खुद ही लॉयल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को लेके, छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं। तो इससे जो टर्नओवर कॉस्ट होता है, वो कम हो जाएगा। यानी कि जब एम्प्लॉयी छोड़ के जाता है, तो फिर से रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ये सारा काम करना पड़ता है। तो उसमें कॉस्ट आती है ना, तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी। वो कॉस्ट खत्म ही हो जाएगी एक तरीके से अगर जब कोई एम्प्लॉयी छोड़ के जाएगा ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है ग्रेटर इनोवेशन। जब एम्प्लॉयी फ्री फील करेगा, वो आसानी से कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी सजेशन दे सकता है, कोई भी छोटी-मोटी गलतियाँ कर सकता है, उसके लिए उसके कोई भी जो है पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में यही एम्प्लॉयी होते हैं जो कुछ नया इनोवेट करते हैं, कुछ नए आइडियाज़ को जनरेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, नए आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। अब वहीं पे पहले से ही वो कोई सहमा है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा, तो वो क्या ही इनोवेशन करेगा? नहीं करेगा। इनोवेशन करने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयी को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो गलतियाँ करें। जब वो गलतियाँ करेंगे तभी वो गलतियों से सीखेंगे और जो है कुछ नया इनोवेट करेंगे। तो इनोवेशन को भी जो है इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए एम्प्लॉयी एंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिंजर मॉडल। देखिए जिंजर मॉडल एक कैनेडियन मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे डॉक्टर डेविड जिंजर, उनके नाम पर जो है ये जिंजर मॉडल रखा गया क्योंकि इन्होंने ही जो है इस मॉडल को डेवलप किया था। तो इट इज़ अ मॉडल फॉर एम्प्लॉय इंगेजमेंट डेवलप्ड बाय एन कैनेडियन मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर डेविड जिंजर। देखिए एम्प्लॉय इंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट एन एम्प्लॉय हैज़ टू देयर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करें अपने जॉब से और ऑर्गेनाइजेशन से। तभी जो है जो एम्प्लॉय है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा और कंपनी के गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर? तो ये जरूरी है कि एम्प्लॉय जो है वो इमोशनली इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करे उसको जो जॉब मिली है उससे और ऑर्गेनाइजेशन से। जब आप किसी चीज़ से कनेक्टेड फील करोगे तभी तो आप उसके लिए जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे। जैसे कि आप अपने परिवार से, अपनी फैमिली से कनेक्टेड फील करते हो, तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है फिर हमेशा आप ना कुछ ऐसा करते हो, एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो जिससे कि आप अपनी फैमिली को खुश कर सको। इसी तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजेशन से, जॉब से जो है कनेक्टेड रहोगे, कमिटेड रहोगे इमोशनली और इंटेलेक्चुअली, तो फिर आप जो है और अपनी जॉब के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे और ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो भी अचीव होगा। क्लियर? तो इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन सेंटर्ड
centered approach that organization can use to develop a workforce that is enthusiastic, dedicated and emotionally invested in their work। तो जो डॉक्टर डेविड जिंजर द्वारा जिंजर मॉडल डेवलप किया गया, तो ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच जो है प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा वर्कफोर्स डेवलप कर सकते हैं जो कि हाई एनर्जेटिक होगा, डेडिकेटेड होगा अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, और इमोशनली कनेक्टेड होगा अपने काम को लेकर। क्लियर। तो जब इस जिंजर मॉडल में, एक्चुअली इस जिंजर मॉडल में जो है 10 की बिल्डिंग ब्लॉक बताए गए हैं, उस 10 की बिल्डिंग ब्लॉक पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उस 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जो है काम करती है, तो जो एम्प्लॉय है, जो टैलेंट है, वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कमिटेड होगा अपनी जॉब के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डॉक्टर डेविड जिंजर फोकसेज ऑन क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ डेडिकेशन बाय कनेक्टिंग इंडिविजुअल नीड्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लियर, जो कि अब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो डॉक्टर जिंजर मॉडल है वो उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में पिरामिड के फॉर्म में है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। क्लियर। तो ये जो डॉक्टर जिंजर मॉडल है वो पिरामिड के फॉर्म है, जिसमें 4 जो है लेयर्स हैं। क्लियर। बॉटम रो है, देन सेकंड रो है, देन थर्ड रो है एंड देन टॉप रो है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बॉटम रो में देखें तो 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए थे, तो बॉटम रो में 4 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर। की बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं 4 बॉटम रो में। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग एंड एनर्जी। वहीं पर जो सेकंड रो है वो जो है उसमें रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन एंड मास्टर मूवमेंट आता है। वहीं पर थर्ड रो में परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस आता है, एंड जो लास्ट है टॉप रो, उसमें रिजल्ट आता है। तो ये जो बॉटम रो है, स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग, एनर्जी, ये जो है फोकस करता है कोर नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग, एनर्जी, ये 4 चीज क्या है, ये कोर नीड्स हैं किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के, उस पर फोकस करता है। इस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। वहीं पर सेकंड रो में आप देखेंगे तो रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, मास्टर मूवमेंट है। तो इट फोकसेस ऑन फॉस्टरिंग रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर फोकस किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को कनेक्टेड फील करे अदर एम्प्लॉय से, अपने बॉस से, उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको रिकॉग्निशन दिया जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं उसको जो है वो एंजॉय करे, उसको मेमोरेबल वहाँ पर बनाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए काम करना चाहिए। वहीं पर थर्ड रो में आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस है। तो इट फोकस सिर्फ टू क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस कल्चर, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पर ध्यान दे, उनकी प्रोग्रेस पे ध्यान दे, जिससे कि क्या हो, अचीव कर सके रिजल्ट। टॉप रो, टॉप रो पे क्या है, रिजल्ट, अचीविंग बिजनेस आउटकम दैट आर वैल्यूएबल टू ऑल स्टेक होल्डर, यानी कि ऐसा आउटकम मिले जो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उन सभी को जो है उसका बेनिफिट मिले। तो हम एक एक करके जो है इन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम रो में। तो बॉटम रो किस पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन द कोर नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो बॉटम रो में 4 एलिमेंट है, वेलबींग, एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड मीनिंग। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय अगर हैप्पी है, सेटिस्फाई है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एक हैप्पी और सेटिस्फाई एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब को सही तरीके से परफॉर्म करेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ हाईली प्रोडक्टिव बिजनेस इज देयर हैप्पी एम्प्लॉय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस अचीव करनी है, सक्सेस पाना है, तो जरूरी है कि उसको अपने एम्प्लॉय को वो हैप्पी रखे। तो उसके लिए जो है जिंजर मॉडल में 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए गए हैं जिस पे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय क्या होगा, वो एंगेज रहेगा, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा अपनी जॉब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर। और जिसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट है वेल बीइंग। तो इट प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू वर्क लाइफ बैलेंस एंड सपोर्टिव कल्चर। देखिए, वेल बीइंग कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय की वेल, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो फिजिकली और मेंटली फिट रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अगर कोई भी मेंटली या फिर फिजिकली फिट नहीं होगा तो वो आपका जॉब, जो ऑर्गेनाइजेशन का जॉब है, वो अपनी टास्क को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो वेलनेस प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट और सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज को। भाई बहुत सारे जो है आप देखते होंगे कि एम्प्लॉय परेशान होते हैं, चाहे हो सकता है वो जॉब को लेकर हो, चाहे वर्क प्रेशर को लेकर हो, चाहे वो अपनी फैमिली प्रेशर को। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उनको काउंसलिंग के लिए जो वहाँ पर किसी डॉक्टर से, जो है साइकोलॉजिस्ट से जो है वहाँ पर मीटिंग करवा दें। क्लियर। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, भाई कोई इंप्लॉय हो सही टाइम पर, मतलब जो टाइमिंग आपने फिक्स की है अभी उस टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो आप उसको जो है वहाँ पर ऑप्शन दीजिए कि ठीक है आप जो है दूसरे टाइम शेड्यूल पे आ जाइए। क्लियर। या फिर सैटरडे संडे जो है आप आ जाइए, अगर आप मंडे ट्यूसडे नहीं आ पा रहे हो। तो इस तरीके से कुछ फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट वहाँ पर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे एम्प्लॉय फिजिकली या फिर मेंटली जो है वो फिट रहेगा, अपने वर्क और लाइफ को जो है बैलेंस कर पाएगा, और जो है
है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है की एलिमेंट है दैट इज एनर्जी। दिस इंक्लूड डिजाइनिंग रोल्स दैट आर स्टिमुलेटिंग एंड अवॉइडिंग बर्न आउट थ्रू एडिक्वेट वर्कलोड मैनेजमेंट। होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लगातार हम जो इस टास्क को परफॉर्म करते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम लो हो जाते हैं, हम जो है इरिटेट होने लग जाते हैं। क्लियर? तो एम्प्लॉय के पास भी लगातार काम कर रहा है तो वो भी बर्न आउट हो सकता है ना, वो भी इरिटेट हो जाएगा वर्कलोड की वजह से। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वहां पर जो है वो इंकरेज करें रेगुलर ब्रेक्स के, यानी कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करें कि जो है वो हर 1 घंटे में 2 घंटे में जो है 5 मिनट का ब्रेक ले, वैकेशंस पे चला जाए। ठीक है, 3 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, उसके बाद जो है 1 हफ्ते का वैकेशन ले ले वो। ठीक है, या फिर डाउन टाइम जो है वो इसेंशियल है, यानी कि आपने जो है यहाँ पर वीकली ऑफ दे दिया या फिर जल्दी छुट्टी कर दी, कुछ इस तरीके से जो है वहाँ पर ब्रेक डाउन करना चाहिए वर्क से, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो दोबारा से एनर्जी रिगेन कर सके। लगातार आप काम करोगे थक जाओगे, तो वहाँ पर जरूरी है कि आप ब्रेक लो। क्लियर? तो फिजिकली मेंटली आप फिट हो, लेकिन लगातार काम करोगे ना तब भी आप वहाँ पर बर्नआउट होगा, वहाँ पे आप थकोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वहाँ पर जो है वो इनकरेज करे एम्प्लॉय को कि वो जो है टाइमली ब्रेक्स लें, वैकेशंस पे जाएं और जो है वो रेस्ट भी करते रहें। क्लियर? आप फॉरेन कंट्रीज में देखें कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो है वो नैप आवर भी दे रहे हैं, यानी कि आप वर्किंग आवर्स में हाफ एन आवर के लिए फिर 10 to 15 मिनट्स के लिए आप सो सकते हो कंपनी में ही, जहां पे आप काम करें वहीं पे आप सो सकते हो। इससे क्या होगा, ये चीज़ रिसर्च में पाई गई है कि जब इंसान जो है 10-15 मिनट आधा घंटा सो लेता है तो वो दोबारा से हायर एनर्जी आ जाती है, मतलब और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, फिर से जो है वो सेम लेवल से काम परफॉर्म करता है जिस लेवल से वो सुबह काम परफॉर्म कर रहा था। आप देखेंगे कि सुबह जिस एनर्जी से आप काम करते हो शाम तक आप जो है बर्नआउट हो जाते हो, शाम तक थकान हो जाती है, शाम तक वो परफॉर्मेंस नहीं रहती है। तो ऐसे में सेम लेवल की परफॉर्मेंस बनी रहे तो जरूरी है कि बीच बीच में एम्प्लॉय को ब्रेक वहां पर दिया जाता रहे। क्लियर? नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाइंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन ईच एम्प्लॉयज यूनिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज को जानना चाहिए कि हर एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैपेबिलिटीज हैं। क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय से काम करवाना चाहिए। इंकरेज करना चाहिए एम्प्लॉय को कि वो अपने स्किल्स को, अपने स्ट्रेंथ को यूज करें, जिससे कि उनको ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्लियर? तो स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जरूरी है कि भाई सपोज करें कि कोई एम्प्लॉय है, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज है और आप उसको मार्केटिंग में लगा के रखे हो, मार्केटिंग वाले बंदे को अकाउंटिंग की नॉलेज है, आपने उसको मार्केटिंग में लगा रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि सही तरीके से आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहिए सभी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को, और उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, यानी कि उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है मीनिंग। मीनिंग कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एम्प्लॉय को ये चीज़ लगना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों है। भाई जब तक आप खुद को किसी से कनेक्टेड फील नहीं करोगे, आप वहाँ पर जो है उससे लगाव नहीं रखोगे, आप उसके लिए काम नहीं करोगे। तो कनेक्ट एन एम्प्लॉय वर्क टू अ लार्जर पर्पस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए कि वो एम्प्लॉय को ये चीज़ जो है अश्योर करे, ये चीज़ उसको एम्प्लॉय को समझाए कि जो आप काम कर रहे हो ना उसकी वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ fulfillment. This involve ensuring that employee understand the significance of their contribution and how their work impact the organization and society. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए कि वो एम्प्लॉय को इस चीज़ को समझाए कि किस तरीके से जो उनका काम है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि अरे यार इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होता है। तो मीनिंग यानी कि एम्प्लॉय कोई भी जॉब परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका कैसे जो है उसका क्या पर्पज है, वो चीज़ जो है वहाँ पर एम्प्लॉय को समझाना जरूरी है। तो एम्प्लॉय जो है उसको और सीरियसली होकर और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर काम करेगा। क्लियर? तो ये बात हो गई जिंजर मॉडल के बॉटम रो की, जहाँ पर 4 की बिल्डिंग ब्लॉक थे, वेलबींग, एनर्जी, स्ट्रेंथ और मीनिंग, और ये खासकर एम्प्लॉय से ही रिलेटेड थे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को इन चारों पॉइंट्स पे जो है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। वहीं पर जो सेकंड रो आता है जिंजर मॉडल में, दैट इज फोकस ऑन फॉस्टरिंग रिलेशनशिप एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। देखिए आप एम्प्लॉय के अंदर जो है एम्प्लॉय को फिजिकली मेंटली फिट रख रहे हो, आप उसको प्रॉपरली ब्रेक भी दे रहे हो, उसकी आपने कैपेबिलिटी को भी जांच लिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम भी करवा रहे हो। क्लियर? उस वो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है वो कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, आपने उसको भी बता दिया। लेकिन अगर जो एम्प्लॉय है उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे वो कनेक्टेड फील नहीं करेगा, ठीक है, तो भी जो है वहां पर प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उस काम के बदले आप उसको अप्रोप्रिएट जो है रेमुनरेशन या फिर सैलरी या फिर बेनिफिट या फिर उसको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो, तो भी जो है वहां पर वो इमोशनली कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। क्लियर? तो सेकंड रो जो है जिंजर मॉडल का वो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे बात करता है, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन एंड मास्टर मूवमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को भी ध्यान दे, यानी कि जो पीयर टू पीयर रिलेशनशिप है, जो कलीग हैं, जो बॉस हैं, सुपरवाइजर है, सबॉर्डिनेट है, सुपीरियर है, उनके साथ जो है वहां
पर कोलैबोरेट करके काम हो। रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय जो भी काम परफॉर्म कर रहा है, तो जो भी बेस्ट एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करें, उनको उनके लिए क्लैपिंग करें, उनको जो है कोई ना कोई मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स वहाँ पर प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ मास्टर मूवमेंट, मास्टर मूवमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे उस एम्प्लॉय का बर्थडे है, क्लियर, एम्प्लॉय का बर्थडे है या फिर जो है नया नया कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया है उसको उसको जो है सेलिब्रेट करें, कोई फेयरवेल, कोई रिटायर हो रहा है तो फेयरवेल पार्टी दें। तो इस तरीके से जो है मास्टर मोमेंट्स जो है वहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय कनेक्टेड फील करेगा, रिलेटेड फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर। तो रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट वर्क आर फंडामेंटल टू एंगेजमेंट बाय फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ये रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सकता है। क्लियर। जब एक दूसरे पर लोग ट्रस्ट करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी वहाँ पे बाउंडेशन नहीं, अरे भाई उनसे बात नहीं कर सकते हैं। क्लियर। देखिए होता क्या है कि आप जिससे बात कर सकते हो ना उससे कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन अगर आप जिससे बात नहीं कर पाओगे तो उससे कनेक्टेड फील नहीं करोगे, तो आप जाहिर सी बात है उससे कोलैबोरेट भी नहीं कर पाओगे। क्लियर। मिलकर काम भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि ओपन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई किसी से भी बात कर सकता है प्रॉपर, मतलब कि प्रोफेशनली। क्लियर। तो रिलेशनशिप। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन, यानी कि यहां पर क्या हो गया कि ऑथेंटिक रिकॉग्निशन जो है एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि हाँ अगर यहाँ मैं काम करूंगा तो मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी, मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा। द दिंजर मॉडल एडवोकेट्स फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रिकॉग्निशन कल्चर वेयर अचीवमेंट्स बोथ बिग एंड स्मॉल, चाहे छोटा अचीवमेंट हो चाहे बड़ा अचीवमेंट हो, उसको एक्नॉलेज किया जाता है रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। बड़ा अचीवमेंट है, छोटा अचीवमेंट है, आपने जो है सर्टिफिकेट दे दिया, कोई मेडल दे दिया, कोई आपने जो है क्लैपिंग करवा दी सबके सामने, तो रेगुलरली जो है रिकॉग्निशन जो है एम्प्लॉय को वहाँ पर मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय एंगेज फील करेगा। नेक्स्ट जो है मास्टर मोमेंट, जो कि हमने बताया कि जो है वहां पर मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को लेकर। क्लियर। जिससे कि एम्प्लॉय जो है कनेक्टेड फील करेगा किससे, ऑर्गेनाइजेशन से। एम्प्लॉय जब पहली बार ज्वाइन करता है तो ओरिएंटेशन होता है, ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंसेस उसका अच्छा होना चाहिए, सब लोग अच्छे से मिल रहे हैं, उसको जो है एक वेलकम गिफ्ट दे रहे हैं। क्लियर। आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पर वेलकम किट मिलता है, जब कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको एक वेलकम किट मिलता है, जिसमें हो सकता है कि कॉफी मग हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। प्रोजेक्ट किक ऑफ, यानी कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त जो है उसको सेलिब्रेट करिए। माइलस्टोन कोई भी आपने अचीव कर लिया है, क्लियर, तो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। फेयरवेल पार्टी, कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको फेयरवेल पार्टी जो है दे रहे हैं। तो एक मोमेंट जो है वहां पर क्रिएट किया जाए जिससे कि एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड फील करते हैं। तो एवरी टाइम विच एम्प्लॉय स्पेंड देयर एट द वर्क प्लेस एंड द डेटा हैज टू बी मेमोरेबल। तो जितना भी समय जो है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में व्यतीत कर रहा है उसको मेमोरेबल बनाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। अगर ये चीज़ कर ले गई ऑर्गेनाइजेशन तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा वहां पर कि एम्प्लॉय कनेक्टेड फील करेगा, एम्प्लॉय एंगेज रहेगा। वहीं पर जो नेक्स्ट रो है दैट इज थर्ड रो। थर्ड रो में क्या था, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। तो द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मेंस कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि रिलेशनशिप पे तो ध्यान दे लिया है, एम्प्लॉय के पर्सनल चीज़ों पर भी ध्यान दे लिया, अब जो है ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस पे भी। यानी कि सभी एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते रहें और प्रॉपरली टाइमली जो है वहाँ पर स्किल्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनसे पार्टिसिपेट करवाते रहें। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन को टाइमली जो है सभी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करते रहना है और उसका फीडबैक जो है वो एम्प्लॉय को देते रहना है, जिससे कि एम्प्लॉय अपनी कमियों पर जो है इम्प्रूवमेंट कर सके। क्लियर। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा सकता है और जो है मॉनिटर किया जा सकता है और उसका फीडबैक जो है एम्प्लॉय को दिया भी जा सकता है और सब सुपीरियर्स को भी दिया जाता है, क्योंकि सुपीरियर उसके अकॉर्डिंगली जो है उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल करते हैं। तो वो क्या आ जाता है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मींस फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, जॉब रोटेशन, स्ट्रेच असाइनमेंट, मेंटरशिप प्रोग्राम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके एम्प्लॉय की नॉलेज को, स्किल्स को जो है वहाँ पर इंप्रूव किया जाता है। जॉब रोटेशन, जैसे कोई पर्सन जो है वो अकाउंटिंग में काम कर रहा है कई सालों से, उसको रोटेट कर दीजिए, आप जो है उसको कोई दूसरा काम करवा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उस बंदे को अकाउंटिंग की नॉलेज होती है, दूसरे भी चीज़ की नॉलेज वहाँ पर हो जाएगी। तो जॉब रोटेशन, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज जो है क्या होगी, इंप्रूव होगी ना। तो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, थर्ड रो। क्लियर। एम्प्लॉय को पहले इंडिविजुअली वहाँ पर मॉनिटर करिए, उनको जो है उनकी एनर्जी, उनकी वेलबींग के लिए काम करिए, उनके स्किल्स को पहचानिए। देन उनके रिलेशनशिप पे, रिकॉग्निशन पे, जो है मेमोरेबल मोमेंट्स पे जो है ध्यान दीजिए। देन उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोग्रेस पे जो है काम करिए और फिर लास्ट में आता है दैट इज अचीविंग रिजल्ट। भाई बट ऑब्वियस बात है कि जब ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली एम्प्लॉय को ध्यान देगा, उनकी रिलेशनशिप पे भी ध्यान देगा और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी
की प्रोग्रेस के लिए भी काम करेगा तो बाई बट ऑब्वियस सी बात है कि जो है एक अच्छा रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो रिजल्ट यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडल इज अचीविंग बिजनेस आउटकम दैट आर वैल्यूएबल टू ऑल स्टेक होल्डर एंड दिस इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर achievable goals that resonate with both the company's mission and the personal ambition of employee। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि क्या हो कि एम्प्लॉय जो है उसको कनेक्ट फील कर सके, एम्प्लॉय जो है उससे कनेक्टेड रहे। क्लियर, द एम्प्लॉय शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू अचीव एंड व्हेन ही विल बी एबल टू डू दैट। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो क्या अचीव करना चाह रहा है और वो कब तक अचीव कर लेगा, ये चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। क्लियर, तो अचीविंग रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीवेबल गोल्स हो। ऐसा ना हो कि हम चांद तारे तोड़ लाएंगे तो ये अचीवेबल गोल्स नहीं है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है गोल्स है वो अचीवेबल होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और कंपनी का मिशन इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय अपने आप को उससे रिलेट कर सके। जो उसकी एम्प्लॉय की पर्सनल एविडेंसेस हैं वो जो है कंपनी के मिशन से रिलेट हो सके। तो जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए काम करेगा जिससे कि कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल जो गोल है वो भी अचीव होगा। तो ये था पूरा जिंजर मॉडल। तो जिंजर मॉडल जो कि डॉक्टर डेविड जिंजर ने जो है इसको दिया था और जो है क्रिएट किया था डॉक्टर डेविड जिंजर ने। और यहाँ पर उन्होंने 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए थे जिसका इस्तेमाल करके वो जो है एक ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंथुसियास्टिक होगा, डेडिकेटेड होगा और इमोशनली इन्वेस्टेड होगा अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके। कौन कौन से थे? स्ट्रेंथ, मीनिंग, वेलबींग, एनर्जी, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, मास्टर मूवमेंट, परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। क्लियर, तो कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में हो सकता है आपको 12 एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 की बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस किया है जिंजर मॉडल का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।